हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर सुनने में कितना मज़ेदार लगता है ना। और मुझे पता है आप बहुत टाइम से इस लेक्चर के लिए वेट कर रहे होगे, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि क्लास 10th में कि एक यही चैप्टर है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, बोल सकते हो यार, इंटरेस्टिंग ही तो है, राइट। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही अपन एनसीईआरटी बुक को ओपन करते हैं तो आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया उसने। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में उसने बताया है। उसके बाद आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में उसने थोड़ा इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है और लास्ट में फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया है। तो बेसिकली अगर देखा जाए ना तो इस एनसीईआरटी ने एक ही चैप्टर के अंदर 5 चैप्टर को घुसा दिया यार, जो बहुत पेचीदा बना देता है, राइट। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसका कहना है कि वो रिप्रोडक्शन तभी पॉसिबल हो सकता है जब मेल और फीमेल दोनों के गैमेट आपस में मैटिंग कर रहे हों। मैटिंग करने के बाद उसमें फ्यूज़न ऑफ गैमेट हो, मतलब कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। और हम सबको पता है जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो उससे जायगोट बनता है। जायगोट बन जाना चाहिए, जायगोट के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना चाहिए और एम्ब्रियो के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, राइट। तो हमने अभी ये जो बोला ना इतना कुछ, इसको एक डेफिनेशन बना देते हैं। और डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है वो देखो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। कुछ भी नहीं है, जो मैंने कहा वही चीज़ लिखा हुआ है। हम सबको पता है हम मेल हैं, हमारा क्रोमोजोम कितना होता है, 46 होता है। फीमेल का भी 46 होता है। सेक्स क्रोमोजोम की बात कर लो तो हमारा सेक्स क्रोमोजोम क्या है, XY होता है। फीमेल का क्रोमोजोम होता है XX। सेक्स क्रोमोजोम को अपन ऑटोजोम भी कहते हैं। तो एक तरह से ये अपोजिट सेक्स ही तो हुआ, एक मेल है तो एक फीमेल है, तो दोनों अपोजिट सेक्स हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों अपोजिट सेक्स के होने के बाद ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो सकता है। अब ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना है ना, ये इसका डेवलपमेंट भी तो होगा, राइट। ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया उसका डेवलपमेंट भी करते हैं। डेवलपमेंट कैसे होगा, ग्रोथ होगा तो डेवलपमेंट होगा। तो ग्रोथ के लिए भी 3 फेज एनसीईआरटी ने बताया है। पहला फेज है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज कब कहते हैं, उस फेज को कहेंगे जब वो जो बच्चा है वो 0 से 18 के अंदर हो। उस फेज को कहते हैं जुवेनाइल फेज, मतलब वो जो है वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, अंडर ऑफ मैच्योरेशन फेज है, राइट। अब ये जब 18 क्रॉस कर जाएगा तो उस फेज को कहेंगे रिप्रोडक्टिव फेज, कि अब वो जो भी ऑर्गेनिज्म था वो अब रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर आ चुका है, वो रिप्रोडक्शन को अराइज कर सकता है। लास्ट फेज आता है मैच्योरेशन फेज, कि उस फेज को कहते हैं कि अब वो मैच्योर हो चुका है, वो पूरी लाइफ को जी चुका है। वो लगभग देखा जाए तो 45 प्लस आ जाते हैं वो, राइट। जिसको अपन डेथ फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पास क्या होता है, इंसान मर जाता है। तो इस फेज को कहते हैं डेथ फेज या तो फिर मैच्योरेशन फेज, राइट। तीनों फेज क्लियर हो गया, कुछ भी कहा हमने एक्स्ट्रा नहीं कहा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले बहुत स्लो प्रोसेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है एक बेबी को बोर्न होने में 9 मंथ का टाइम लगता है। उस 9th मंथ को हम बोलते हैं गैस्ट्रेशन पीरियड। क्या कहते हैं, गैस्ट्रेशन पीरियड। देखो कभी भी आपको कोई अब पूछेगा ना कि यार डिलीवरी होने में 9 मंथ का टाइम लगता है, तो उस पीरियड को क्या कहेंगे, तो आप बता सकते हो कि गैस्ट्रेशन पीरियड कहते हैं। और जब आप इस भारी भारी वर्ड का प्रयोग करते हो ना बायोलॉजी के टर्म में, तो लगता है कि हाँ यार बंदा कुछ पढ़ रहा है, वरना सब जैसा बोलते हैं वैसा तुम भी बोलोगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये इस टर्म को हमने बता दिया, क्या कहते हैं, गैस्ट्रेशन पीरियड कहते हैं। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। यार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत बेकार चीज़ है, सच बताऊं तो। बोलोगे सर कैसे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है कि इसमें एक ही इंडिविजुअल जो है, एक ही इंडिविजुअल पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने ऑफ स्प्रिंग को अराइज कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी हो, एक ही पेरेंट काफ़ी है किसी भी ऑफ स्प्रिंग को जन्म देने के लिए। अब वो जो ऑफ स्प्रिंग वो बनाएगा उसको अपन क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हम किसी की बाहर के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं ना, तो उसको अपन मॉर्फो कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, राइट। और अगर हम किसी के अंदर के स्टडी करते हैं तो उसको एनाटॉमी कहते हैं। ये सब मैंने पहले के लेक्चर्स में ही बताए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके देख सकते हो। चलो वापस से फिर अपने लेक्चर पे आते हैं, भटकना नहीं है अपने को अभी। तो आप बोलोगे सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको दिखेंगे पेनिसिलियम, हाइड्रा, स्पॉन्जेस, ये सारे के सारे कॉमन एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, राइट।
इसके अलावा जो किंगडम फंगी और एल्गी होते हैं ना, ये जो दोनों हैं ना, वो स्पेशल टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि इसके अंदर जूओस्पोर्स होता है और बाकी लोगों के अंदर एप्लेनोस्पोर्स होता है। ये थोड़ा हायर की बात हो गई, लेकिन सोचा यार एक दो पॉइंट बता देता हूँ, क्या ही जाता है। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी कहानी। इसका हम फिगर देख लेते हैं। फिगर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। एक और ट्रिक मैं बताता हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है ना, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग होती है, जो पेरेंट है और जो ऑफस्प्रिंग होता है ना, बिल्कुल सिमिलर होगा। आप पहचान नहीं पाओगे कि यार पेरेंट कौन है और ऑफस्प्रिंग कौन है, मतलब डिट्टो एकदम सेम रहते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। अभी हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर कर लिया, राइट। अब आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या कहता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन चलो बता देते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स इंट्रोड्यूस्ड विद ईच अदर एंड गिव राइज टू यंग वंस या फिर बोलो ऑफ स्प्रिंग, बात एक ही है। इसी प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब चलो इसके थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं। हमने क्या देखा है, रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल और फीमेल के गैमेट मिलेंगे, आपस में मैटिंग करेंगे। मैटिंग होगा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से फिर ऑफस्प्रिंग अराइज होंगे। तो इसी प्रोसेस को अपन पार्ट बाय पार्ट करके देखेंगे। पहले देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मेल और फीमेल का अलग अलग, दोनों के बाद कैसे मैटिंग करता है और कैसे यंग वंस को वो जन्म देते हैं, वो भी देखेंगे। तो मज़ा आ रहा है ना। और इसको, हाँ एक चीज़ और, इसको अपन डायग्रामिक व्यू के साथ कवर करेंगे यार, तो कुछ मज़ा ही कुछ और होगा उसका, राइट। तो अब टॉपिक डाल लो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मज़ेदार है ना? हाँ मुझे पता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको चार चीज़ देखने को मिलता है। पहला टेस्टिस, दूसरा एसेसरी डक्ट, फिर एसेसरी ग्लैंड और फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया को अपन पेनिस कहते हैं। एसेसरी ग्लैंड के अंदर 3 ग्लैंड आते हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। फंक्शन भी देखेंगे, टेंशन मत लो। एसेसरी डक्ट की बात करो तो इसमें 4 होते हैं, रेयर टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। टेस्टिस हमें पता ही है कितने होते हैं, पेड़ ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, राइट, पेड़ में होते हैं ना, बिल्कुल। टेस्टिस की बात करो तो टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होता है, स्क्रोटम में सिचुएटेड होता है, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, या बोलो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोच लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब दो तीनों में से कुछ भी लाइन वर्ड आप यूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। पोच भी बोल सकते हो, सैक बोल सकते हो, या तो फिर आप उसको बैग लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। स्क्रोटम का मेनली काम होता है कि जितना भी हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर को कम करके रखेगा। मेनली हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो 2 डिग्री कम कर रखेगा, इट मीन्स 35 डिग्री तक वो टेम्परेचर देता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों करता है वो? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे अब आगे जा कर के क्या करना रहता है, स्पर्मेटोजेनेसिस करना रहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए वो इस तरह का कंडीशन अपने साथ रखता है। अगर हम बात करें तो टेस्टिस जो होता है वो डेंस कवरिंग के साथ होता है। लेंथ उसकी होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। अब पेनिस की बात कर ले, जिसको अपन ने मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहा है। तो ये जो पेनिस होता है ये एक स्पेशल टिश्यू से मिल करके बनता है। उस टिश्यू का नाम है इरेक्टाइल टिश्यू। अगर हम बात करें तो इसका जो इनलार्ज एंड होता है, पेनिस का जो इनलार्ज एंड होता है, उस एंड पे प्रेजेंट होता है पेनिस, राइट। स्ट्रक्चर जब देखेंगे ना तो मज़ा आएगा। स्ट्रक्चर में आप पूरा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी बस आप ये समझते चलो कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट। अब बात करते हैं जो ग्लैंस पेनिस है। इन लार्ज एंड को क्या कहा हमने, ग्लैंस पेनिस का। ग्लैंस पेनिस के आउटर स्किन में कवर्ड होती है, वो एक पतला सा स्किन से कवर्ड होता है। उस स्किन को कहते हैं फोर स्किन। नाम देखो यार कितना इजी इजी है, फोर स्किन, राइट। अब बात करते हैं ग्लैंड की। तो हमने 3 ग्लैंड देखा, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल। सेमाइनल वेसाइकल जो होते हैं 2 होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होता है, बल्बोयूरेथ्रल 2 होते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो ग्लैंड्स हैं इसका फंक्शन क्या है, तो ये सिक्रीशन करते हैं किसका किसका, फ्रुक्टोज का, कैल्शियम का और कुछ एंजाइम्स का। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बताएं ना तो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है ये पेनिस का लुब्रिकेशन करने में हेल्प करता है। मतलब जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना तो उसे बॉडी से बाहर निकालने का काम ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ही करता है, राइट। तो चलो अब इसका डायग्राम देख ही लेते हैं यार, क्योंकि आप परेशान कर दो कि मेरे को सर डायग्राम दिखाओ डायग्राम। तो चलो डायग्राम को भी चलते हैं। अब इसको ब्रीफली पढ़ते हैं अपन डायग्राम में व्यू के साथ। ओके, देखो सबसे पहले आपको यूरेटर दिख रहा है क्या,
बिल्कुल। वो अटैच किसके साथ होता है? किडनी के साथ। आपने पढ़ा है किडनी? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। किडनी का काम है ब्लड को फिल्ट्रेट करना। ब्लड को फिल्ट्रेट करता है और वेस्ट मटेरियल को वो क्या करता है? यूरेटर को देता है, और यूरेटर जो होता है उसको यूरिन में कन्वर्ट करता है। यूरिन को स्टोर करने का काम करता है यूरिनरी ब्लाडर, जो आपको दिखता होगा। और वो यूरिन जो स्टोर्ड है वो बाहर भी तो आता है। तो बाहर लाने के लिए कौन कौन सा ग्लैंड लगेंगे? वही तीनों ग्लैंड। तो एक सीक्वेंस में याद करो, सबसे पहला ग्लैंड यूज होता है सेमाइनल वेसिकल, राइट। वो जो होंगे वो यूरिन को पहले लेंगे। वो यूरिन के लेने के बाद जो दूसरा ग्लैंड है वो आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, वहाँ जाके यूरिन स्टोर होगा। यूरिन स्टोर होने के बाद वहाँ से फिर आगे जाएगा। आगे कौन सा ग्लैंड मिलेगा उसे? उसको आगे मिलेगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और उसी ग्लैंड के थ्रू होकर के फिर यूरिन जो है वो पास आउट हो जाता है। ये तो थी यूरिन की बात, मतलब किडनी की बात थी, पर मैंने बता दिया क्योंकि डायग्राम दोनों तरफ से दिया हुआ था यार, मैंने क्या करता, बताना था मेरे को। अब मेन हम पढ़ते हैं कि भाई ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका मेन काम क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन करना। चलो अब स्पर्म का पाथवे देखते हैं। टेस्टिस ने क्या किया? स्पर्म को बनाएगा, वो स्पर्म को भेजेगा किसके पास सबसे पहले? तो ये जो स्पर्म होगा वो सबसे पहले जाता है कहाँ पर? डक्टस डिफरेंस में। कहाँ पर? डक्टस डिफरेंस में। मतलब कि देख सकते हो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो जो पाइप है ना जिसके थ्रू जो टेस्टिस अटैच है, उस जगह पे पहुँचेगा। उस पाइप से हो करके वो ग्लैंड के पास पहुँचेगा। तो सबसे पहला ग्लैंड मिलेगा सेमाइनल वेसिकल। फिर से वही बात हो गई, सेमाइनल वेसिकल मिलने के बाद वो कहाँ जाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जाएगा, जो कि एक होता है। देख सकते हो वो एक ही है ना। सेमाइनल वेसिकल दो थे, बिल्कुल सर दो थे, एक इधर का पाइप एक इधर का पाइप, दोनों पास सेमाइनल वेसिकल थे। प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ एक है। बल्बोरेथ्रन देख लो दो है, और वहाँ पर जाने के बाद जो स्पर्म है वो स्टोर होता है, और वो बल्बोरेथ्रल देखेगा कि यार यहाँ पर स्पर्म आया है, तो फिर वो स्पर्म को क्या करेगा? पास होने दे देगा। लेकिन अब आपको ये भी कन्फ्यूजन आती होगी कि यार स्पर्म भी एक ही तरह से आ रहा है, और दूसरी बात यूरिन भी एक ही तरह से जा रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है क्या? बिल्कुल होता है। तो अगर देखा जाए तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता होगा? तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो होता है वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही को पास होने देगा। अगर स्पर्म को पास होने दिया है तो फिर यूरिन जल्दी पास नहीं होने देगा, और अगर यूरिन को पास किया है तो स्पर्म को जल्दी पास होने नहीं देगा। तो ये तो डायग्रामिक व्यू भी अपने क्लियर कर लिया। किसका? मेल का। फीमेल पे भी चलेंगे। फीमेल में भी क्या है यार, फीमेल भी इंटरेस्टिंग है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर फीमेल में जाने से पहले जिसके लिए इतना मेहनत किया, स्पर्म को निकालने के लिए जितना मेहनत किया, तो स्पर्म को डायग्राम भी तो देखना ज़रूरी है ना। तो चलो स्पर्म के डायग्राम को पहले देखते हैं। स्पर्म का डायग्राम कुछ इस तरह का दिखता है। इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, एक हेड, दूसरा नेक, तीसरा टेल। हेड का जो पार्ट होता है ना, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोजोम। देखो यार, एक्रोजोम को पता होता है कि उसे कहाँ पर जा कर के मैटिंग करनी है, राइट। देखो हेड है, उसे हेड का मतलब क्या? ब्रेन है आखिर उसका, वो उसे पता होना चाहिए कि उसे उसका जाना कहाँ पर है, राइट। तो वो हेड है, उसको उसके अंदर एक्रोजोम प्रेजेंट होता है जो डिसाइड करता है कि हाँ मुझे यहाँ जा कर के मैटिंग करनी है तो करनी है। इसके अलावा वहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और हम सबको पता है, हमने जेनेटिक वाले लेक्चर भी बनाए थे जो कि आपने नहीं देखा होगा आई थिंक, क्योंकि आपको इसके बाद दिया है यार जेनेटिक्स, तो मैं बता देता हूँ। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल, इट मीन्स डीएनए। तो हम अब समझ में आता ही होगा आपको कि हमारा डीएनए जो है हमारे मदर और फादर से मैच क्यों करता है। इसलिए करता है क्योंकि जो स्पर्म होता है उसके के अंदर अब क्या होता है? मेल का डीएनए रहता है। अब ये डीएनए लेकर के जाएगा फीमेल बॉडी के पास, तो फीमेल का भी तो डीएनए होगा। तो दोनों डीएनए जब मैचुअल होते हैं, आपस में मैटिंग करेंगे, तभी तो जाके हमारे जो भी उसके जो प्रोजेनी होगी उसका जीन बनता है, मतलब कि उसकी बॉडी बनती है, राइट। तो उसके बॉडी में तो आके दोनों के जीन इनहेरिट होता है ना। तो बिल्कुल, तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ना अभी क्लियर हो जाने दो, क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर है ना हेरिडिटी, उसमें थोड़ा आपको पेचीदा लगने लगेगा, पर मैं नहीं होने दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। ओके, तो चलो धीरे धीरे बोलते हैं। यहाँ तक हमने सीख लिया। उसके बाद आते हैं नेक। नेक का जो है ना, उसका उतना कुछ खास काम नहीं है। मिडिल, इसको सिर्फ समझो तो यहाँ इसको मिडिल पीस भी कहते हैं, और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है ये तो पावर सप्लाई करता रहता है कि भाई तुमको जहाँ तक जाना है मैं पावर देता रहूँगा, तुम बस इरादा मत छोड़ना, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा कर के ही रहना, राइट। और तीसरा टेल होता है, टेल का कोई फंक्शन नहीं होता, राइट। तो यहाँ पर हमने स्पर्म का डायग्राम भी क्लियर कर लिया है, स्पर्म देख लिया। अब हम आते हैं भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो ओवेरिस देखने को मिलेगी, फैलोपियन ट्यूब देखने को मिलता है, यूटेरस देखने को मिलेगा,
सर्विक्स देखने को मिलता है, वेजाइना मिलता है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो देख सकते हो कि फीमेल बॉडी के अंदर हमें कितना कुछ देखने को मिल रहा है यार। अब बोलोगे सर इसमें तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत आएंगे। क्लियर है यार, क्या दिक्कत है, तुम बायोलॉजी स्टूडेंट हो, कर सकते हो यार, हिम्मत तो रखो। और इसके अलावा भी एक चीज़ प्रेजेंट होती है, वो है मेमोरी ग्लैंड, राइट। तो चलो एक एक करके इस पर स्टडी करते हैं। सबसे पहले है ओवेरी। ओवेरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है क्योंकि ये क्या करती है, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है, जो कि क्या है, ओवम होता है, राइट, जिसको ओवेरियन हार्मोन भी कहते हैं। अगर हम बात करें ओवेरी की लेंथ की तो 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। और ये जो ओवेरी होता है ना, ये कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल से और यूटेरस से, किसके थ्रू, तो लिगामेंट्स के थ्रू। अब बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब जो होता है फीमेल बॉडी का लॉन्ग ट्यूब माना जाता है। ये 10 to 12 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग ट्यूब होता है और इसके अंदर आते हैं फिमराई जो कि फिंगर शेप का होता है, फिर आता है इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला, फिर स्टमस। इसका काम ही है ओवम को कलेक्ट करते चलना। सबसे पहले ओवम किसके पास आएगा, फिमराई के पास आएगा, फिर इनफंडिबुलम के पास आएगा, फिर एम्पुलरी के रीजन के पास आएगा और एम्पुलरी रीजन में ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। एम्पुला के बाद कहाँ जाएगा, वो स्टमस के पास जाएगा और स्टमस के होने के बाद वो जो ओवम है वो हमारा आ जाता है कहाँ पर, यूटेरस के पास। वही यूटेरस जो हमने देखा था कि ओवरी से अटैच होता है। अब वो यूटेरस के अंदर ही बेबी का डेवलपमेंट होता है। अब यूटेरस के अंदर जो बेबी का डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पर भी 3 वॉल होते हैं। उसको अपन कहते हैं 3 यूटेराइन वॉल्स। जो एक्सटर्नल वॉल है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, जो मिडिल वॉल होता है उसको कहते हैं मायोमेट्रियम, जो इनर वॉल होता है उसको कहते हैं इंडोमेट्रियम। इंडो मतलब अंदर, पेरी मतलब बाहर, मिडिल मतलब मायो। क्लियर है, कोई ट्रिक इसमें लगाना और नहीं है इसमें। अगर आप एक्स्ट्रा ट्रिक लगाओगे ना तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो चलो इतना कुछ हमने देख लिया, ओवेरी क्या है, फैलोपियन ट्यूब क्या है, इस तरह हमने सीक्वेंस देख लिया। अब चलो फिगर पे आएंगे ना तो बहुत ईजी लगेगा फिगर। देखो फिगर कुछ इस तरह का दिखता है, देख लो, फिगर देख के तो नहीं भूलोगे। इस जगह पे ओवेरी है, ओवेरी पे फोकस करते हैं। ओवेरी है, ओवेरी क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। सबसे पहले कहाँ जाएगा, फिमराई के पास जाएगा। देखो फिमराई कहाँ पर है, फिंगर लाइक प्रोजेनी है कि नहीं, बिल्कुल है। उसके बाद कहाँ जाने वाला है, इनफंडिबुलम के पास जाएगा। इनफंडिबुलम के बाद एम्पुलरी रीजन के पास जाएगा। एम्पुलरी रीजन में क्या बताया था मैंने, फर्टिलाइजेशन मिलेगा होगा। तो फर्टिलाइजेशन होगा तभी ना जब मेल गैमेट आएगा, राइट। तो मेल गैमेट जो होता है वो कहाँ से कैसे इंट्रोड्यूस होता है, अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं। वो जो स्पर्म है वो खोजता हुआ जाएगा कि भाई ओवम कहाँ पर है, मुझे मिलना है उससे। तो ये जाएगा ओवम के पास और ओवम कहाँ पर मिल जा कर के रुकेगा, एम्पुलरी रीजन के पास, इस एम्पुला के पास। तो वहाँ पर जाएगा स्पर्म और दोनों के बीच मैटिंग होगी, राइट। तो मैटिंग होने के लिए भी ना बहुत सारा कंडीशन होता है। जो स्पर्म होता है हमें पता है ना, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं। तो उस मिलियन ऑफ स्पर्म में से, उस मिलियन ऑफ स्पर्म में से 40% स्पर्म जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब वो मर जाते हैं, मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकते, चल फिर नहीं सकते। 60% स्पर्म ही सिर्फ जो होते हैं मूवमेंट कर सकते हैं, मूवमेंट को राइज कर सकते हैं, वो चल फिर सकते हैं, उसे जहाँ जाना है वो जा सकते हैं। तो उस 60% में से भी सिर्फ एक ही स्पर्म जो होता है वो मैटिंग करा सकता है। अब बोलोगे यार कि इतना कॉम्प्लिकेटेड, मिलियन ऑफ स्पर्म निकल रहा है, 40% मर जा रहे हैं, तो कहने का मतलब फिर भी तो बहुत स्पर्म बच गए, उसमें से सिर्फ एक ही स्पर्म मैटिंग कराएगा। तो बिल्कुल हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है सर, बिल्कुल देखो मैं बताता हूँ कैसे हो सकता है। तो फीमेल की जो बॉडी है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे फोकस करो। ये जो वेजाइना है, वेजाइना से जैसे स्पर्म अंदर जाएगा ना तो एक उसको वॉल मिलता है, उसको वॉल का नाम है जोना पेलुसिडा। क्या नाम है, जोना पेलुसिडा। ये बहुत खतरनाक वॉल है। ये वॉल जो होता है सिर्फ बोलेगा कि यार एक ही स्पर्म को मैं अंदर आने दूंगी। जैसे ही एक स्पर्म अंदर चला जाएगा वो वॉल बंद हो जाएगा। अब वॉल अगर बंद हो जाएगा तो स्पर्म अंदर जा नहीं सकता। अब अगर स्पर्म अंदर पहुंचेगा ही नहीं तो वो जो है ओवम से मिलेगा नहीं। अब ओवम से अगर मिलेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आपका ये टॉपिक जो था वो क्लियर हो गया होगा कि फर्टिलाइजेशन कब नहीं हो सकता। तो फर्टिलाइजेशन तभी नहीं हो सकता है जब स्पर्म ओवम से मीट ना करे, मैटिंग ना कर पाए। और दूसरी बात हमने अभी कहा ना कि 40% स्पर्म जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, चल नहीं पाते हैं। मिस्टेक्स अगर वो स्पर्म अंदर चला जाता है तो भी मैटिंग जो करेगा तो, लेकिन वो तो भी प्रोजेनी को नहीं बना पाएगा, तो उस केस में भी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। तो वो बेकार केस है, आप चलो वो उसको भूल जाओ। पर ये याद रखना कि जब तक स्पर्म जो है मेट नहीं करता है ओवम के साथ तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो ये जो स्पर्म है ना,
वो वेजाइना के पास आया, वेजाइना से फिर कहाँ चला जाएगा, जोना पेलुसुडा के पास, जोना पेलुसुडा से एक स्पर्म अंदर चला गया मैटिंग करने के लिए। अब वो स्पर्म को कहाँ तक जाना है, किसको पता है, एक्रोजोम को पता है। एक्रोजोम बोलेगा भाई उधर चल, माइटोकॉन्ड्रिया उसे क्या करेगा, एनर्जी देता रहेगा, हाँ भाई चलना है तेरे को, चलना है। तो वो जो है स्पर्म जाएगा किसके पास, ओवम के पास। ओवम कहाँ पर आकर के रुकेगी, एम्पुलरी रीजन के पास आकर रुकेगी। उसी टाइम वो मैटिंग कंप्लीट करेगा। एम्पुलरी रीजन के बाद वो मैटिंग कर लेगा। वो मैटिंग करने के बाद वो कहाँ जाएगा, इस्थमस के पास। और इस्थमस कनेक्ट किसके साथ था, यूटेरस के साथ। किसके थ्रू, लिगामेंट के थ्रू। याद है कि नहीं, बिल्कुल याद है। देख सकते हो लिगामेंट दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल दिख रहे हैं। अब यूटेरस में जाने के बाद क्या होगा, बेबी का डेवलपमेंट होना शुरू होगा। सबसे पहले क्या बनेगा उसका, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद इम्ब्रियो बनेगा। हमने बोला था इम्ब्रियो बनेगा, वहाँ 3 वाल होगा। आपको तीनों वाल दिख रहे हैं क्या, देखो आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा। पहला है अंदर की तरफ का जो वाल है वो है एंडोमेट्रियम। दूसरा है मायोमेट्रियम जो मिडिल वाल है। तीसरा है पेरीमेट्रियम जो कि सबसे बाहर का वाल है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको, कोई भी डाउट नहीं है। अब यहाँ एक एक वाल का काम समझते हैं। पेरीमेट्रियम जो होता है वो एक्सटर्नल लेयर है। अब बात करते हैं मायोमेट्रियम की। तो मायोमेट्रियम जो होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता रहता है। कब, जब डिलीवरी होने वाला रहता है तब। उसके बाद बात करते हैं एंडोमेट्रियम की। तो एंडोमेट्रियम में क्या होता है ना कि जब अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो भी चेंजेस होता रहता है ना, देखो सिंपल सी बात है, जब बेबी का जब डेवलपमेंट होना रहता है, जब मदर जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है ना, तो उस टाइम उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो नहीं चलता। तो वो जो साइक्लिक चेंजेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो इसी के कारण होता है, राइट। तो इसीलिए बहुत हम देखते भी होंगे कि बहुत सारी मदर्स जो है समझ आती हैं कि उनका पीरियड्स नहीं आ रहा, तो मतलब वो समझ आती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो इस तरह का कुछ है, ओके। तो वो सब आपके हायर लेवल की बात है, वो सब अभी आप माइंड मत करो। बस अभी आपको वॉल का काम समझना था, वो मैंने बता दिया। पेरीमेट्रियम भी क्लियर, मायोमेट्रियम भी क्लियर और एंडोमेट्रियम भी। तो यहाँ तक हम बोल सकते हैं कि अपन जो है वो पूरा जो रिप्रोडक्शन का पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन क्या होगा, उससे पहले पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या कहता है। हेल्थ हम उसको कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर मेंटली, फिजिकली या सोशली वेलबींग हो, ठीक ठाक हो, तो उसको हम कहते हैं हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी क्या मतलब होना चाहिए कि हमारा जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अगर वो अपना नॉर्मल फंक्शन करता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम बोलेंगे कि हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो अच्छा है, राइट। तो ये डेफिनेशन जो थी वो WHO ने दिया था। देखो रिप्रोडक्शन के कारण ना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा था। तो पॉपुलेशन जब बढ़ रहा था तो बीमारियां भी बढ़ रही थी। उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ से बढ़ने वाली बीमारी थी एड्स और HIV। ये दोनों डिजीज़ जो होती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ थी। तो ये जो डिजीज़ है इसको रोकने के लिए इन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई, ओके। तो सबसे पहला एक प्रचार उन्होंने बनाया, हम दो हमारे दो वाला, जो कि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी था और बहुत ही जगह पे इसको वीडियो के थ्रू, ऑडियो के थ्रू भी इसको दिखाया जा रहा था ताकि इंसान समझ जाए, पर नहीं समझे थे। इंसान तो बदमाश होते हैं ना यार, इतना जल्दी कैसे समझ जाएंगे। तो उन्होंने स्कूल में जाके नॉलेज देना शुरू किया, कॉलेजेस में बताना शुरू किया, चैप्टर्स बना दिया इसके लिए ताकि जो स्टूडेंट है वो समझ सके कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी बहुत केस में ऐसा देखा कि ये लोग को समझाने से यार समझेंगे ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बना दिया। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में ये वैसा मेथड है जिसके थ्रू आपस में मैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रोजेनी फॉर्म नहीं होगी। तो वो कौन कौन सी मेथड थी, चलो वो देखते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड 2 हैं, पहला टेम्पररी जिसको स्पेसिंग कहते हैं और दूसरा सर्जिकल जिसको परमानेंट कहते हैं। तो टेम्पररी की बात करते हैं। टेम्पररी के अंदर आता है नेचुरल मेथड, केमिकल मेथड, बैरियर मेथड और हार्मोनल मेथड। नेचुरल मेथड में सबसे पहला आता है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, उसके बाद आता है कोइटस इंटरप्ट, तीसरा आता है लैकेशनल एमेनोरिया। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस कहता है कि ऐसे कपल्स जिसको इंटरमेट होना है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है उससे 10 to 17 डेज़ के अंदर इंटरमेट ना हो। अगर उस तरह का रूल को फॉलो करते हैं तो उससे भी जो प्रोजेनी आने वाली होती है वो नहीं आएगी, मतलब जो बेबी है वो डेवलपमेंट उसका नहीं होगा। उसी तरह कोइटस इंटरप्ट्स भी कहता है और उसी तरह लैकेशनल एमेनोरिया भी कहती है। मैं इतना नहीं बता रहा क्योंकि यार आपके लेक्चर्स में ये है ही नहीं, बस उसने इंट्रोड्यूस कर दिया है क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये सारे का सारा। केमिकल मेथड है, दूसरा है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में आ जाते हैं डायफ्राम कैप्स। उसके बाद है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में आ जाता है पिल्स। और पिल्स भी जो होता है वो डेली होता है और एक वीकली होता है। डेली कहने का मतलब वैसा पिल्स है जब आप इंटरमेट हो रहे हो तो आप एक पिल खाया करो, और वीकली पिल्स वो पिल्स को कहते हैं जब आप इंटरमेट हो रहे हो तो वीक में एक बार आपको खाना पड़ेगा।
तीसरा होता है इम्प्लांटेशन। तो हमने टेम्पररी मेथड समझ लिया ना, अब आते हैं परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड वो मेथड है कि जिसको करने के बाद इंसान चाह करके भी पहले जैसा नहीं हो सकता। मतलब ये मेथड वही यूज़ कर सकता है जिसे बेबी नहीं चाहिए, राइट। तो मेल के लिए जो मेथड होता है उसको कहते हैं वासक्टॉमी, और फीमेल के लिए जो मेथड होता है उसको कहते हैं ट्यूबेक्टॉमी। वासक्टॉमी से समझ में आता होगा कि इसमें एक मिलता जुलता वर्ड आता है वास्ट डिफरेंस, जो कि मैंने पहले रिप्रोडक्शन जब पढ़ा रहा था तभी मैंने बताया। तो वॉश डिफरेंस को ये क्या करता है, वहाँ कट कर दिया जाता है और कट करने के बाद एक अलग से स्टिच कर दिया जाता है। तो जिसके कारण ना स्पर्म फॉर्मेशन ही नहीं होता। अब स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फीमेल बॉडी में जाएगा कैसे। अब स्पर्म जाएगा ही नहीं तो सिंपल सी बात है मैटिंग नहीं होगी। मैटिंग नहीं होगी इट मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और विदाउट फर्टिलाइजेशन जो होती है रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब आते हैं फीमेल के केस में। फीमेल के केस में होता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का कहने का मतलब है कि जो उसका फैलोपियन ट्यूब होता है, जिसको लॉन्ग ट्यूब हमने कहा था, याद करो, जिससे हमने कहा था कि जो भी ओवम है वो स्टोर होकर रहता है एम्पुलर रीजन के पास और फिर स्पर्म आके मैटिंग करता है। तो मान लो वो जो फैलोपियन ट्यूब है वही अगर डैमेज रहेगा, कटा हुआ रहेगा, तो सिंपल सी बात है ओवम तो वहीं से ख़त्म हो जाएगा। तो ओवम अगर ख़त्म हो जाएगा तो स्पर्म के साथ मैटिंग नहीं कर सकता। तो मैटिंग नहीं करेगी तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, देन रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो यही कुछ मेथड्स थे जो कि आपको बताना था। और दूसरी बात हमने बता भी दिया कि कौन कौन से डिजीज़ थे, वो आपको याद रखना है। HIV और एड्स, ये दोनों डिजीज़ बहुत ही खतरनाक थे। इसका अभी तक जो है कोई भी इलाज नहीं निकला है, राइट। तो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी देख लिया। एक टॉपिक है MTP, जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है, शॉर्ट में अबॉर्शन समझो। इसका काम ही है कि जो भी बेबी है उसको अबॉर्ट कर देना, उसको मार देना। पहले चेकअप करा लेते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कर लेते हैं इम्यूनोसेंटेसिस की मदद से। अब देख लेते हैं कि यार ये मेल है या फीमेल है। फीमेल है तो बहुत जना बेबी मार देते हैं, पर ये गलत है। एक्चुअली इसको बैंड कर दिया गया है, लेकिन फिर भी रेयर केस में ये अभी भी करता ही है, राइट। तो टॉपिक है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ ये तो समझ आ गया होगा कि अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे प्लांट जो फ्लावर को अराइज करते होंगे, राइट। और कौन से फ्लावर की बात करेंगे, तो इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर की स्टडी करेंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, हमारे जैसा अलग अलग नहीं होगा, ओके। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है एंजियोस्पर्म और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है जिम्नोस्पर्म, राइट। अब हम बात करते हैं तो फ्लावर जो होता है ना, उसका जो स्टॉक होता है उसके सामने प्रेजेंट होता है थैलेमस। और थैलेमस जो होता है वो 4 चीज़ों को कंसिस्ट करके रखता है, कैलरिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अभी डायग्राम पे मत जाओ, डायग्राम पे अपन आएंगे थोड़े देर पे, ओके। एंड्रोशियम की बात करो तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसका यूनिट है स्टामेन। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है जिसका यूनिट है कार्पेल और पिस्टिल, ओके। स्टामेन की बात करते हैं तो स्टामेन के अंदर 2 चीज़ होता है, एक है एंथर, दूसरा फिलामेंट। एंथर जो होता है इसको अपन मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, और इसी का काम होता है मेल गैमेट को प्रोड्यूस करना, जो कि पॉलन ग्रेन होता है। कौन होता है, पॉलन ग्रेन होता है, हमारे तरह मत कह देना, तो पॉलन ग्रेन होता है। और ये एंथर जो होता है ये बाइलोब्ड होता है एंड ईच लोब कंटेंट डाइथिकस। फिलामेंट क्या है सर, फिलामेंट कुछ नहीं, ये जो है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैं प्रोटेक्शन बोलने वाला था, सॉरी इसमें प्रोटेक्शन वर्ड मत यूज़ करना, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए बनाया, ओके। तो ये जो फिलामेंट है वो बहुत थिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है, जो कि गिरने नहीं देगा उसे, समझे। मतलब कि ऐसा नहीं कि नाजुक होता है पर गिरने नहीं देगा, मतलब उसे टूटने से बचा के रखता है एक तरह से। उसके बाद हमें पढ़ना है फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में, जिसको किसको क्या काम ने, गाइनोशियम का है। गाइनोशियम के अंदर हमने देखा ना क्या 2 चीज़ आते हैं, कार्पेल एंड पिस्टिल। अब इसका डायग्राम भी देखेंगे पर उससे पहले कुछ समझ लो। इसके अंदर पिस्टिल के अंदर भी 3 चीज़ आते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा जो होता है ये एंथर को कलेक्ट करने का काम करता है। स्टाइल जो होता है ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओवेरी जो होता है ये बहुत ही पिस्टिल का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है। ओवेरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर प्लाजेंटा होता है। देखो फर्टिलाइजेशन जो होता है ना वो ओव्यूल में भी होता है और ओवेरी में भी होता है। अगर ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे क्या बनेगा, सीड बनेगा। अगर ओवेरी में फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे फ्रूट बनता है। तो चलो ज़्यादा पेचीदा ना करते हुए एक सीक्वेंस को अब फॉलो करेंगे अपन, क्योंकि अपन ने मेल सेक्स ऑर्गन भी देख लिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी देख लिया, किसका, फ्लावरिंग प्लांट का। तो चलो इसको मर्ज करते हैं, मज़ेदार लगेगा। जैसे कि मेल गैमेट क्या है इसका, पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन सबसे पहले कहाँ जाएगा, स्टिग्मा के पास जाएगा, राइट। उसके बाद कहाँ जा रहा है, स्टाइल के पास जाएगा, और स्टाइल से फिर वो
ओवेरी के पास जाएगा जहाँ वो फर्टिलाइजेशन करेगा। अगर ओवेरी में किया तो फ्रूट, अगर वो ओव्यूल में कर लिया तो सीड। राइट, कुछ भी दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो, एंथर ने पोलन ग्रेन को रिलीज किया, आया वो स्टिग्मा तक, तो स्टिग्मा ने उसको पकड़ लिया, भाई अब तू मेरे पास आ गया, मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। तो उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या कहेगा? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज नोन एज पॉलिनेशन। कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं है। पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक गया, उस प्रोसेस को कह दिया पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। चलो सेल्फ पॉलिनेशन का एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक रोज़ का फ्लावर हमने लिया है, वो रोज़ का फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। तो अगर उसी का पोलन ग्रेन अगर उसी का स्टिग्मा तक पहुंच जाता है तो उस प्रोसेस को कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, जैसा कि आपको फिगर में दिख ही रहा होगा। अब मान लेते हैं कि एक रोज़ का फ्लावर है और एक कोई दूसरा फ्लावर ले लो, एक का पोलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, तो उस तरह के पॉलिनेशन को कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। आपको एग्जांपल यहाँ पर दिख ही रहा होगा, ए टू बी गया, इट मीन्स वो सेल्फ पॉलिनेशन है, बी टू सी जा रहा है, वो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, यहाँ तक कुछ समझाने की बात तो थी नहीं, बस लॉजिक लगाना था। अब हमने यहाँ क्या बोला था? मैटिंग होने की बात कहीं कही थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ओवेरी और ओव्यूल में ना। तो अगर ओव्यूल में जाके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो वो सीड बनाएगा। क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। हम सबको पता है ब्रो, सीड कहाँ पर होता है? फ्रूट के अंदर होता है। राइट, फ्रूट के अंदर होता है। बहुत अच्छी बात कही है अपन ने। और सीड कब बनेगा? फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। सीड है तो सीड के अंदर सीड कोट भी होती है, बाहरी वाला कवरिंग हार्ड होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब उसके अंदर होता है एम्ब्रियो, तो वो जो है मोनोकोट भी हो सकते हैं और डाइकोट भी हो सकते हैं। डाइकोट मतलब कि जिसके अंदर दो कोटलेडन हो, मोनोकोट जिसके अंदर एक कोटलेडन हो। तो डाइकोट मतलब कि क्या? कभी खाया आपने डाइकोट को? हाँ सर क्या बोल रहे हो, डाइकोट कैसे खा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ। आपने बादाम खाया है, वो कैसे होते हैं? डाइकोटिलेडन्स होते हैं। चना खाया है, डाइकोटिलेडन्स है। बीन्स खाए हो, वो भी डाइकोटिलेडन्स है। मतलब जिसके दो कोटिलेडन हो वो हो गया डाइकोटिलेडन। अब मोनोकोट की बात करते हैं। आपने कभी गन्ना का जूस पिया है? हाँ, तो गन्ना तो देखा ही होगा, शुगर केन। हाँ, तो वो क्या है? मोनोकोट है। आपने अभी के सीज़न में, अभी बात कर लो, अभी तक ज़्यादा मकई बिकता होगा, राइट? आपने मकई खाया ही होगा, नहीं खाया है क्या? पॉपकॉर्न सभी खाते हैं यार, तो मकई नहीं जानते क्या? वो कैसे होता है? मोनोकोट होता है। तो मोनोकोट और डाइकोट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? कोटिलेडन तो हमने देख लिया। रेडिकल की बात करते हैं तो रेडिकल का काम होता है रूट को अराइज करना, राइट? जब वो टूटता है सीड तो सबसे पहले रूट बनता है। रूट से फिर क्या होगा? प्लूम्यूल अराइज होंगे, मतलब स्टेम अराइज होगा। अब ये जब स्टेम अराइज होगा तो उसे हिम्मत भी तो चाहिए, ताकत भी तो चाहिए सीधा खड़ा रहने की। तो वो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है उसे एक्सेस प्रोवाइड करता है कि भाई तुम सीधा ही रहना, टेढ़ा मेढ़ा मत हो जाना, टूट के गिर मत जाना। तो इससे ज़्यादा जानकारी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, क्योंकि बुक में ही नहीं है। ओके, अब बात करते हैं फ्रूट की। तो फ्रूट जो होते हैं ना, ये ओवरी से डेवलप हुए रहते हैं, और फ्रूट में भी फ्लैशी हो सकते हैं और में भी ड्राई भी हो सकते हैं। खाए हो कि नहीं? कभी खाए ही होगे फ्लैशी फ्रूट, जिसको अपन आराम से दांत से चबा सकते हैं, जैसे कि केला फ्लैशी है ना, बिल्कुल। अमरूद भी फ्लैशी में आता है। ओके, एंड ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट अब काजू हो गया, हाँ 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 कितना मज़ा है यार, बादाम हो गया, ये सब ड्राई फ्रूट है। अब बोलोगे सर आपने तो बोला कि ड्राई फ्रूट को चबाने में थोड़ा दिक्कत आएगी। अरे रुको यार, सुनो तो पहले। आपने कभी कोकोनट खाया है? नारियल यार खाया है ना, बिल्कुल। उसमें ताकत लगती है कि नहीं लगती? लगती है। अब जो कह रहा है ना नहीं लगती, वो एक एक्सपेरिमेंट कर सकता है। कोई आपके पास दादा होंगे ना, दादा तो होंगे ही, तो उनको जा कर के बोलना कि दादाजी आप एक नारियल खा लो मेरी तरफ से। भाई उनके पास दो चार जो दांत बचे होंगे ना, वो भी गायब हो जाएंगे। और वो गायब हो जाए ना वो, पर तुम वहाँ से ज़रूर गायब हो सकते हो, क्योंकि यार वो बहुत ठोकेंगे तुम्हें, क्योंकि यार तुम मतलब उन्हें चिढ़ा रहे हो एक तरह से, राइट? तो वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। देखो कितना मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है ना। एक्चुअली चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, पर दो चीज़ एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ। एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट उसको कहेंगे जो ओवरी में ही डेवलप हुए हों, जैसे कि मैंगो, कीवी, प्लम्स, पियर्स, ये सब। एंड फॉल्स फ्रूट उसको कहते हैं जो थैलेमस से डेवलप हो जाएं, राइट? जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी और काजू। सोच लो भाई, काजू खाते हो ना, ये फॉल्स फ्रूट है। हम झूठा फ्रूट खाते हैं, मजाक नहीं है, कसम से। ओके, क्या मज़ेदार बात कही अपन ने। एक होता है, चलो और एक बता ही देते हैं मेरे तरफ से। एक होता है पार्थेनोकार्पी फ्रूट। पार्थेनोकार्पी फ्रूट वैसे फ्रूट होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही ग्रो करते हैं, जैसे कि बनाना,
गुआवा और एप्पल। सोच लो भाई, बनाना जो होते हैं ना, वो बिना फर्टिलाइजेशन के ग्रो हो जाता है। सुना जाए जाइए तो ओके, तो यहाँ पर अपना चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट होता है और हमने एक सीक्वेंस में बनाया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ऐसे ही चैनल पे विजिट करते रहो, वीडियो को देखते रहो और कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक बढ़ाओ, जितना हो सके शेयर करो यार, और क्या बोलूँ।